Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Inception. Well, सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि इस मूवी को लाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन भी थे जो कि मैंने पहले के वीडियोस में भी आपके साथ में क्लियर किए थे। एक था कॉपीराइट स्ट्राइक और दूसरा था मेरी सिस्टर का चैनल। बेसिकली कुछ न्यू मूवीज जैसे कि गॉडजिला, मॉन्स्टरवर्स की और बाकी सारी मूवीज जो कि भी न्यू रिलीज हुई थी, जिनकी मेरे पास में काफी टाइम से डिमांड आ रही थी, तो इसीलिए मैंने उन सभी मूवीज को मेरी सिस्टर के चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करवा दिया है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन सभी मूवीज के लिंक मैं आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहां से भी जाकर उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात करूं इस चैनल की, तो अब इस चैनल पर रेगुलर आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। इंसेप्शन मूवी एक ऐसी मूवी है जो काफी ब्यूटीफुल और साथ ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मूवी। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें सपने और हकीकत के बीच में फर्क को मालूम करने के लिए अपना थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। इस मूवी को डायरेक्ट ही इस तरीके से किया गया है कि एक बार इस मूवी को देखने के बाद में आपका दिल ही नहीं भरेगा, आपको इच्छा करेगी कि आप इस मूवी को अगेन एक बार फिर से देखें। हालांकि आपको एक बार में समझ में तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ एक छोटे छोटे से पॉइंट्स होंगे जो आपको क्लियर करने के लिए इस मूवी को अगेन देखना ही पड़ेगा। इंसेप्शन मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है और यही रीजन था कि मैंने इस मूवी को ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन में चूज किया, क्योंकि इस मूवी की मेरे पास में काफी टाइम से बहुत बार डिमांड्स आ चुकी थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर यानी कि डिकैप्रियो, जिनका नाम है इस मूवी के अंदर कॉब। हम देखते हैं कि वो एक समुद्र किनारे पड़े होते हैं और साथ ही अब वो काफी बूढ़े भी हो चुके हैं। और तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि उसकी चेकिंग करते हैं और साथ ही उसे एक ऐसे इंसान के पास में ले जाते हैं जो कि काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। बेसिकली ये सीन कम्प्लीटली एक ड्रीम में होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा। जो सोल्जर्स कॉप को पकड़कर उस बूढ़े इंसान के सामने लेकर आए थे, तो उसके पास में से उन्हें दो चीजें मिली थी, एक थी बंदूक और एक थी छोटी सी चक्री। तब वहां पर वो बूढ़ा इंसान जिसका नाम होता है साइतो, वो उन्हें देखकर कहता है कि तुम्हारी तरह एक इंसान था जो मुझे काफी समय पहले मिला था और उसके पास में भी ये दोनों ही चीजें थी। और बातों ही बातों में वो दोनों अपने पास्ट में चले जाते हैं और फिर यहाँ से ये कहानी पूरी तरीके से इस मूवी के फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर ये बैठकर खाना खा रहा था। वहाँ पर हम देखते हैं कि साइतो जो कि अब जवान है और साथ ही अब कॉब और उसका एक फ्रेंड आर्थर, वो दोनों भी अब जवान है और वो दोनों साइतो के माइंड से एक इंफॉर्मेशन, एक आइडिया को निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर कॉब भी बताता है कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ जो कि सपनों की चोरी करता है। तब वहां पर वो साइतो से कहते हैं कि अगर आप भी इस जमाने के अंदर अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तब वहां पर साइतो कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों चूज करूं। तब वहां पर कॉब कहता है कि वो चोर मैं ही हूं जो सबसे शातिर है इस अंतर मन की चोरी में। लेकिन अब क्योंकि साइतो भी एक बहुत बड़ा इंसान होता है और उसे ये पता होता है कि अभी मैं एक सपने में हूँ और इसी की वजह से वो कॉब की बातों को समझ जाता है और उसके जाल में नहीं फंसता। इस वजह से कॉब का वहीं पर प्लान चौपट हो जाता है और इसी के साथ उसका पहला सपना यहीं पर टूट जाता है। और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो अगेन एक और रूम में होते हैं। तब वहां पर साइतो कहता है कि ये तो मेरा एक पुराना हाउस था जहां पर मैं पहले कभी रहा करता था। मगर बातों ही बातों में जब कॉब उससे पूछताछ करने लगता है तो साइतो जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही वो कहता है कि मेरे घर में तो जो नीचे का कालीन था वो मखमल का था, मगर यहाँ पर पॉलिस्टर का। इसका मतलब ये है कि ये भी अभी एक सपना है। तुम अभी भी मुझसे कुछ पूछताछ कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या पाना चाहते हो। और वहां पर इनका ये दूसरा सपना भी टूट जाता है जो कि बेसिकली चल रहा होता है नैश के दिमाग में। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी एक टीम है जिसके अंदर है कॉब, आर्थर और नैश। नैश बेसिकली एक आर्किटेक्ट होता है जो कि सपनों की दुनिया में वो चीजें बनाता है जो कि सामने वाले क्लाइंट को एकदम उसकी दुनिया की जैसी लगे। मगर दूसरे सपने में भी कामयाब नहीं होने की वजह से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी देर बाद में साइतो, जिसके मन के अंदर वो घुसकर उसके मन के राज चुराना चाहते थे, वो उनके सामने आ जाता है और उनमें से नैश को पकड़कर ले जाता है। तब कॉब वहां पर साइतो से पूछता है कि आखिर तुम नैश का क्या करोगे। तब वहां पर साइतो कहता है कि उससे तुम्हें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, अब तुम मेरे लिए काम करोगे अगर तुम अपने दोस्त को छुड़वाना चाहते हो। तो वहां पर कॉप पूछता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या काम करना पड़ेगा। तब वहां पर साइतो बताता है मेरा एक कंपटीशन है बूढ़ा इंसान जिसका नाम है मॉरिस फिशर, जो कि बेसिकली एक बहुत ही बड़े पावर प्लांट का मालिक है। अगर वो अपने काम में अपने आइडियाज के साथ में सफल हो गया तो वो इस पूरी दुनिया का आधा हिस्सा अपने अंडर कंट्रोल में रख देगा और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता।
इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। मॉरिस फिशर का एक बेटा है जिसका नाम है रॉबर्ट फिशर। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके माइंड में एक ऐसा ख्याल इजाद कर दो जिसकी वजह से वो अपने ही पिता की कंपनी को स्प्लिट कर दे, यानी कि अपने ही पिता की कंपनी को बिखेर दे और फाइनली मैं एक नई शक्ति बनकर उभरूं। पहले तो कॉब इस आइडिया को सुनकर उसकी बात को मना कर देता है। वो कहता है कि किसी के भी दिमाग में एक न्यू आइडिया को प्लान करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी के दिमाग से आइडिया को चुराना इजी होता है, मगर न्यू आइडिया को इजाद करना काफी मुश्किल होता है। तब वहाँ पर साइतो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वापस अमेरिका जाना चाहते हो, अपने बच्चों से मिलना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली कॉब के ऊपर एक जुर्म होता है। उसके ऊपर जुर्म होता है अपनी ही पत्नी के कत्ल का, और यही रीजन था कि वह फ्रांस में और दूसरे देशों में भागता फिर रहा था अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन जब उसने ये ऑफर सुना कि साइतो उसकी मदद कर सकता है वापस अमेरिका में जाने के लिए जहाँ पर उसके बच्चे रहते हैं, तो वो इस ऑफर को इनकार नहीं कर पाता है। अब जैसा कि कॉब ने साइतो से अपनी डील कर ली थी, तो उसके पास के अंदर अब उसका कोई आर्किटेक्ट नहीं था। उसे अब तलाश थी अपने लिए एक न्यू आर्किटेक्ट। इसलिए वो जाकर मिलता है अपने ससुर, जिनका नाम होता है माइल्स। वो बेसिकली एक फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं पेरिस के एक कॉलेज में। कॉब उनसे जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि मुझे एक ऐसे आर्किटेक्ट की जरूरत है जो कि मेरे काम में मेरा साथ निभा सके। तब वहाँ पर माइल्स उसे अपनी एक स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है एरियाडने। उन दोनों की आपस में मुलाकात होती और तब वहाँ पर कॉब बताता है कि मुझे एक आर्किटेक्चर की जरूरत है जो कि सपनों की दुनिया में मेरे लिए अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स और साथ ही कुछ अच्छे नक्शे बना सके। जितना ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर होगा हमारा क्लाइंट उसमें उतना ही ज्यादा फंसता जाएगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। तुम्हें 2 मिनट में एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना होगा जिसे तुम 1 मिनट में भेज सको। एरियाड ने नए नए चक्रव्यूह बनाने की कोशिश करती और फाइनली वो उसमें पास भी हो जाती। वो दोनों बातें करते करते एक कॉफी शॉप में पहुंचते हैं जहाँ पर कॉब उसे बताता है कि ये दुनिया भी असली नहीं, तुम अभी भी एक सपने में हो। और देखते ही देखते वहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि सपनों की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वो दुनिया होती है जो हमने अपने अंतर मन से बनाई होती। इन सभी आर्किटेक्चर्स को देख के अब एरियाड ने भी एक बार ट्राई करती और वो अपने दिमाग से नए नए आर्किटेक्चर्स को बनाना शुरू करती और वो हूबहू वैसी ही जगह को बनाने लगती है जहाँ से वो कभी गुजरा करती थी। जैसे कि कॉलेज के लिए जब वो कोई रास्ता लिया करती थी या फिर घर आने के लिए वो जिस रास्ते से आया करती थी, उन सभी को अपनी माइंड की इमेजिनेशन के साथ में मिलाकर वो एक सपनों की दुनिया तैयार करती। तब वहाँ पर कॉब उससे कहता है कि नहीं, कभी भी असली जगह और असली चीजों को अपने माइंड के अंदर इमेजिनेशन मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सपनों की दुनिया में ही अटक कर रह जाओगी। और तब वहाँ पर हम देखते हैं कि मेल, जो कि कभी कॉब की वाइफ हुआ करती थी, वहाँ पर आ जाती है और एरियाडने को जान से मार देती। और जैसे ही वो उसे जान से मारती है तो एरियाडने का सपना टूट जाता है और वो अपने आप को एक गैराज में पाती है। तब वहाँ पर कॉब उसे बताता है कि तुम भी अभी तक एक सपने में थी। सपनों की दुनिया काफी अलग होती जो कि हमारी दुनिया से 20 गुना ज्यादा तेज चलती। अगर हमने असली दुनिया में 5 मिनट बिताए तो वो सपनों की दुनिया में कई घंटे होते हैं। और उन सपनों में जाने के लिए हमारी मदद करती है ये मशीन, जो कि बेसिकली मिलिट्री ने अपने काम के लिए बनाई थी, मगर अब हम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सपनों में तुम्हें कोई चोट लगेगी तो उसका दर्द तुम्हें असली जिंदगी में भी होगा, और अगर सपनों में तुम्हारी जान चली जाएगी तो तुम्हारा सपना जिसके अंदर तुम अभी लेटी हो वो सपना भी टूट जाएगा। और अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहे तो हमें एक टाइम लूप मिलता है जिसके अंदर हमें एक झटका मिलता है जिससे कि हम वापस से सपनों की दुनिया से इस रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो हम कोमा में चले जाएंगे और उस दुनिया में वहीं अटक कर रह जाएंगे। अब इस शानदार और साथ ही जोखिम से भरे काम को अंजाम देने के लिए कॉब को अब एक बहुत ही बड़ी टीम की जरूरत थी। इसके अंदर अब वो शामिल करता है एम्स को, जो कि बेसिकली एक काफी अच्छा बहरूपिया होता है। वो लोगों के रूप लेने में काफी माहिर होता है। और उसके बाद में कॉब मिलता है एक जड़ी बूटी वैज्ञानिक से जिसका नाम होता है यूसुफ, जो कि बेहोशी की दवा बनाने में काफी माहिर होता है। जब ये सब असेंबल हो जाते हैं तो ये सभी अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये धीरे धीरे उन सभी पहलू के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि सपनों की दुनिया में होने वाला होता है। कॉब ये बताता है कि अगर हमें इस बड़े काम को अंजाम देना है तो एक सपने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए हमें सपनों के 3 लेवल बनाने होंगे। तब वहाँ पर कॉब ये प्लान बनाता है कि हमें इस रियल टाइम यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर एक इंसान को बेहोशी में 10 घंटे रखना होगा। इस वजह से हमें सपनों के लेवल 1 में पूरा 1 हफ्ता मिलेगा। और अगर हम उस 1 हफ्ते के अंदर अगेन उन्हीं सब लोगों को वापस इकट्ठा करके सपनों में सुला दें तो वहां पर हमें 6 महीने मिलेंगे। और अगेन अगर हम सपनों की दुनिया में वापस जाएं और उससे वापस से सपनों में सुला दें तो वहां पर हमें पूरे 10 साल मिलेंगे। और अब जो उनका टारगेट होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट फिशर, जो कि बेसिकली मॉरिस फिशर का बेटा होता है, उनका प्लान ये होता है कि वो पहले लेवल में रॉबर्ट के माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे
कि वो अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा। और दूसरा लेवल यानी कि सपने का जो दूसरा पहलू होगा उसके अंदर वो उसके दिमाग में डालेंगे कि वो खुद कुछ कर दिखाएगा, यानी कि वो अपने पिताजी से बेहतर बनने की कोशिश करेगा और बनकर भी दिखाएगा। और तीसरे लेवल में उसे विश्वास दिला दिया जाएगा उसके पिताजी की तरफ से कि तुम मेरी तरह मत बनना, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर जो भी किया है वो सब कुछ बेकार ही हुआ है। अगर मेरी तरह बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब ये सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद में पूरी टीम लेवल 1 के लिए तैयार होती और इसी के साथ वो फिशर के अंतर मन में एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि फिशर भी एक बड़ा इंसान होता है और उसे भी अंतर मन की चोरी के बारे में ऑलरेडी पता होता है। इसीलिए वहां पर फिशर के कुछ सिपाही ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो कि कॉब और कॉब की टीम पर गोलीबारी कर देते और इसी गोलीबारी के अंदर साइतो को गोली लग जाती है। तो टीम के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि क्यों ना हम इसे यहीं पर गोली मार दें ताकि ये वापस से असल जिंदगी के अंदर जाग जाए। तब वहां पर कॉब कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, सपनों का डोज काफी हैवी दिया गया है, अगर हमने इसे अभी जान से मारा तो ये सपनों की दुनिया में अटक जाएगा और हमेशा के लिए कोमा में ही रह जाएगा। इसलिए हमें अगेन वापस से सपनों की दुनिया के दूसरे लेवल में जाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो साइतो का दर्द थोड़ा कम होगा। और बाद में सभी डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हम सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे और वो वहां से फिशर को मुंह पर बोरी बांधकर एक वेन में डाल देते हैं और वापस वेन के अंदर यूसुफ को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और सभी उस मशीन के साथ में कनेक्ट होकर सपनों के दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब ईन्स का काम होता है मॉरिस फिशर के खास वकील यानी कि ब्राउनी बनकर रॉबर्ट के मन को जीतना, ताकि वो अपने मन के राज उगल दे और साथ ही उनका काम आसान हो जाए। एक तरफ सपनों की दुनिया में वो उसकी मदद कर रहे होते हैं और उसे ये बताते हैं कि हम आपके लिए ही यहाँ पर आए हैं और हम आपके ही मन के अंतर मन के चोरों से बचाने के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं। और वहीं दूसरी ओर यूसुफ गाड़ी चला रहा होता है जिसे कि लेवल 1 के अंतर मन के रक्षक गोलीबारी से परेशान कर रहे होते हैं। सेकंड लेवल में कॉप के द्वारा रॉबर्ट को ये बताया जाता है कि तुम्हारे पिता ये सोचते हैं कि तुम उनकी धन दौलत के लिए काबिल इंसान नहीं और वो ये चाहते हैं कि तुम इस धन दौलत के लिए खुद कुछ करो, तुम खुद को अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम इस मुकाम इस शिखर को छू सको। इस काम में एम्स उनकी मदद करता है जो कि बेसिकली ब्राउनी के रूप में फिशर के सामने आया होता है। अब इससे उसको ये पता चलता है कि वो ब्राउनी ही है जो कि मेरे पिता के साथ के अंदर गद्दारी करना चाहता है और उसे रोकने के लिए अब वो ब्राउनी के दिमाग में जाते हैं। नॉर्मली वो सभी आर्थर के दिमाग के सपनों में होते हैं, लेकिन वहां पर कॉब फिशर को ये विश्वास दिलाता है कि हम दूसरे लेवल के अंदर तुम्हारे मन में थे और अभी हम तीसरे लेवल के अंदर ब्राउनी के दिमाग में जा रहे हैं। हम ब्राउनी के अंतर मन के सपनों में जा रहे हैं जहां पर हम ये पता लगा सके कि आखिर ब्राउनी तुम्हारे पिता की संपत्ति के पीछे क्यों पड़ा है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो सभी एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक छोटा सा घर भी होता है, मगर वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है और साथ ही साथ अब उन्हें एक सिग्नल भी मिल चुका होता है कि इस थर्ड लेवल के अंदर आपके पास में सिर्फ 1 घंटा है जो कि सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग 3 मिनट है और साथ ही रियल वर्ल्ड के अंदर अब कुछ ही सेकंड्स हैं। अब यहाँ पर वो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर तो सो रहे हैं, मगर यहाँ पर उनके पास में सिर्फ 1 घंटा है अपने काम को अंजाम देने की और अगर उन्होंने टाइम पर काम खत्म नहीं किया तो वो एक एक लेवल में जागना शुरू कर देंगे, जिससे कि उनका प्लान अगेन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा और अगर वो अमेरिका पहुंच गए तो कॉप को पूरी तरीके से जेल हो जाएगी, क्योंकि वो जिस फ्लाइट में थे वो बेसिकली कैलिफोर्निया की फ्लाइट थी जो कि अमेरिका के अंदर ही आता है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो अमेरिका की पुलिस कॉप को पकड़ लेगी उसकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में। अब हमें दिखाया जाता है कि फिशर के सामने एक बहुत ही बड़ा लॉकर होता है और वो उसके अंदर एक कोड डालकर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर कॉप की पत्नी यानी कि मेल वहां पर पहुंच जाती है और वो फिशर को गोली मार देती, जिससे कि सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है और साथ ही सेकंड लेवल में उठ नहीं सकता क्योंकि उसको हैवी डोज दिया गया होता है दवाई का और अगर वो जाग भी गया तो वो कोमा में चला जाएगा दूसरे लेवल में हमेशा के लिए। और यहाँ पर मैं फाइनली अब आपको मेल का रोल भी बता देता हूँ इस मूवी के अंदर, जो कि बेसिकली यहाँ पर कॉब की वाइफ बनी। शुरुआती दौर में जब कॉब और मेल सपनों की दुनिया में जाया करते थे तो उन्हें वहां पर काफी अच्छा लगता था क्योंकि वो सपनों की दुनिया में कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी बिगाड़ सकते थे। उन दोनों ने आपस में यह वादा किया था कि हम दोनों साथ में बूढ़े होंगे और ये सपनों की दुनिया उन्हें इतनी रास आने लगी थी कि अब वो इस दुनिया को अपना सच मान चुके थे। वो इस दुनिया में बार बार जाते हैं और लगातार जाने की वजह से वो सपनों में सपने और सपनों में सपने देखते जाते हैं और इस काम में वो इतने आगे निकल जाते हैं कि वो सच्चाई को ही भूल जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि आखिर वो किस दुनिया में। और इस मूवी की शुरुआत में मैंने जो आपको बताया था कि कॉप के पास में बेसिकली एक छोटी सी चक्री होती है जिसे घुमाने पर ही पता चलता है कि ये दुनिया एक सपना है और या फिर असली दुनिया। ये बेसिकली चक्री
एक्चुअल में मेल की ही होती। वो दोनों ही अपनी सपनों की दुनिया में करीब 50 साल बिता देते और जब वो वापस अपनी सपनों की दुनिया से जागते हैं तब कॉप को तो ये पता होता है कि हम रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, मगर तब वहां पर मेल को विश्वास नहीं होता कि हम अब भी इस रियल वर्ल्ड में आ गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपनों की दुनिया से जागने के लिए हमें अपनी जान लेनी पड़ती है, तो इसी वजह से मेल बार बार कॉप को ये कहती है कि हम असली दुनिया में नहीं है, हमें जागना है, हमें असली दुनिया में पहुंचने के लिए अपनी जान लेनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों से मिल पाएंगे, क्योंकि हमें काफी समय हो गया है, एक बहुत ही लंबा अरसा हो गया है अपने बच्चों से मिले हुए। कॉप के मुताबिक वो रियल वर्ल्ड में थे, मगर मेल के मुताबिक वो अभी भी उस सपनों की दुनिया में थे जहाँ से उन्हें जागना था। और इसी वजह से वो अपनी एनिवर्सरी पर एक प्लान बनाती है और वो जाकर एक होटल की छत से कूद जाती है और एक लेटर पीछे लिख जाती है कि मुझे मेरा पति जान से मारना चाहता है। और उस लेटर की वजह से अब पुलिस कॉप को पकड़ने के लिए आ जाती है और फाइनली तब वहां पर कॉप का वकील उसे कहता है कि तुम्हारे पास में एक मौका है यहाँ से भाग जाने का। अगर तुम अभी इस देश से निकल गए तो पुलिस तुम्हें यहाँ पर नहीं पकड़ पाएगी, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेल जो कि मर चुकी है, बेसिकली वो अभी भी जिंदा है कॉप की यादों में। हमेशा जब भी कॉप कोई सपना देखता है तो वहां पर मेल की यादें उसे सताने लगती है, मेल उसे खींचने लगती है अपनी तरफ, वो उसे मजबूर करती है उसकी जान लेने के लिए, ताकि वो भी उस सपनों की दुनिया में हमेशा उसके साथ में रहने लगे। हालांकि कॉप भी यही चाहता था, वो चाहता था कि उसके सपनों की दुनिया में मेल हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि वो आज तक ये अपना नहीं पाया था कि मेल की मौत उसकी खुद की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुई, और यही रीजन था कि वो आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया था। और अब जैसा कि सपनों के लेवल 3 में फिशर को गोली लग चुकी होती है, वो मरने ही वाला होता है, तो उससे पहले वो एक और प्लान बनाते हैं। वो ये प्लान बनाते हैं कि वो सपनों के चौथे लेवल में जाएंगे और वहां जाकर फिशर को ऊपर से धक्का दे देंगे, जिससे कि फिशर की चौथे लेवल में मौत हो जाएगी और साथ ही वो तीसरे लेवल में जाग जाएगा। मगर इस काम को पूरी तरीके से होने में काफी मुश्किलें भी आएगी, क्योंकि चौथे लेवल में भी मेल वहां पर आएगी और उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर कॉप का काम खत्म हो गया तो वो अपने इस काम को अंजाम देके वापस अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। मगर मेल ऐसा नहीं चाहती थी, मेल चाहती थी कि वो हमेशा के लिए उसकी सपनों की दुनिया में कैद हो जाए। और अब वहां से कॉब और साथ ही एरियाडने दोनों मिलकर पहुंचते हैं सपनों के चौथे लेवल में और वो सीधा पहुंचते हैं मेल के पास में। मेल जो कि अपने एक पुराने ही सपनों की दुनिया में बसे एक घर में बैठी होती है। उन दोनों को ये पता होता है कि फिशर मेल के पास में, और वो वहां पर जाकर फिशर को ऊपर से धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से चौथे लेवल में फिशर की मौत हो जाती है और इसकी वजह से वो तीसरे लेवल में जाग जाता है। वहां से रॉबर्ट फिशर अपने पिता के पास में जाता है, जो कि बहुत ही बूढ़े और बीमार हो चुके होते हैं। रॉबर्ट अपने पिता से कहता है कि सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। तब वहां पर मॉरिस अपने बेटे से कहते कि बेटा मैं निराश था किसी समय पर क्योंकि तुम मेरे जैसा नहीं बन पा रहे थे। और फाइनली अब रॉबर्ट के अंतर्मन में ये बात फिट हो जाती, वो ये समझ जाता है कि उसके डैड ये चाहते हैं कि मैं अपने आप का कुछ काम करूं, मैं ऐसा कुछ करूं जो सब कुछ मेरे बलबूते पर हो। और अब वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो खुद की एक नई कंपनी बनाएगा। और इसी के साथ लेवल 3 का जो सपना होता है वो एक एक करके टूटने लगता है और उस सपने के साथ में बाकी सभी जो लोग जो सपने के अंदर थे वो एक एक करके जागने लगते हैं। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉब और साथ ही साइतो उसी थर्ड वाले सपने के अंदर रह जाते हैं। अब यहाँ पर ये इसीलिए होता है क्योंकि थर्ड लेवल तक आते आते साइतो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने झटके से सेकंड लेवल में उठ नहीं पाता और इसी की वजह से वो सपनों के थर्ड लेवल में ही अटक जाता है। और ये बात कॉप को काफी अच्छे तरीके से मालूम थी, ये प्लेन जल्दी ही कैलिफोर्निया में लैंड होने वाला है और अगर साइतो ने उसका साथ नहीं दिया तो कैलिफोर्निया में जो पुलिस होगी वो उसे पकड़कर उसके पत्नी के कत्ल के इल्जाम में उसे जेल में डाल देगी। इसीलिए कॉप का साइतो के साथ में रियल वर्ल्ड के अंदर उठना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो साइतो ही था जो सारे इल्जामों को खत्म करके कॉप को एक नई जिंदगी दिला सकता था। और अब कॉप भी अपने सपनों की दुनिया के चौथे लेवल से तीसरे लेवल में आकर साइतो को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि अब साइतो अपने तीसरे लेवल के अंदर न जाने कहां पर होता है। मगर फिर भी काफी सालों के बाद में फाइनली अब कॉप को साइतो मिल ही गया होता है और ये वही सीन होता है जो कि हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। ये वही साइतो होता है जो अपने लेवल 3 के सपनों में काफी सालों से जी रहा होता है।
और जब कॉब ये सारी बातें साइतो को अगेन रिपीट करता है तो दोनों को अपने पास्ट की सारी यादें आने लगती और फाइनली दोनों अपने आप को जान से मार करके वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी जवानी के अंदर फिर उठ खड़े होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हकीकत यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर अभी तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे ही निकले होते हैं, जबकि उन्होंने सपनों की दुनिया में करीब 50 साल से ऊपर का समय निकाल दिया होता है। और इसी के साथ में अब साइतो यूएस पुलिस को कॉल लगाता है और कॉब पे लगे सारे इल्जामों को माफ करवा देता है। और तब जाके फाइनली कॉब अपनी फैमिली से वापस मिलता है, जहाँ पर उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। इस मूवी की एंडिंग को लेकर हमेशा से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता था कि ये मूवी की एंडिंग आखिर किस तरीके से हुई है, क्या ये एक सपने में हुई है और या फिर क्या एक रियल वर्ल्ड में। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फाइनल एंडिंग हुई है ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड में हुई है। और इसके पीछे का प्रूफ है वो चक्री, क्योंकि जब भी कॉब अपने सपने में उस चक्री को घुमाया करता था तो वो हमेशा से पूरी की पूरी घूमती रहती, कभी गिरती नहीं थी। लेकिन इस बार जब उसने उस चक्री को घुमाया तो वो लड़खड़ाने लगती, जिसके बाद में इस मूवी का एंड हो जाता है। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि अभी जहाँ पर कॉब जी रहा है वो कोई सपनों की दुनिया नहीं बल्कि असली दुनिया है। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसे लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं अपनी ऑडिक्स सीरीज यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन का अगला पार्ट यानी कि 7th पार्ट लेकर आने वाला हूँ, जिसका नाम है इंटरस्टेलर। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।